हेलो एवरीवन। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक और बैंक जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लिस्ट हुआ है। इस पे आज एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये 2009 में इन्होंने एज एन एनबीएफसी अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। देन 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपने बिजनेस को इन्होंने कन्वर्ट किया। ओवरऑल 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन्हें माइक्रो लेंडिंग का। अब ये अगर हम कंपेयर करें बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ में, तो काफ़ी कम है। चाहे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या इक्विटास हो या ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इन सब का अगर आप टोटल एक्सपीरियंस देखोगे तो वो 20 ईयर्स से लेकर के 30 ईयर्स का इन्हें टोटल एक्सपीरियंस है माइक्रो लैंडिंग में। उस टर्म में हम कह सकते हैं उत्कर्ष काफ़ी ज़्यादा यंग है कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है स्पेशली माइक्रो लैंडिंग में, माइक्रो फाइनेंस में। बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे बहुत ही सीवियर हिट होता है जब भी एनपीए का साइकिल आता है। तो अगर आपके पास 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ये हेल्प करता है एक लेंडर को जो अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी की या फिर एनपीए के जो साइकिल्स आते हैं उससे डील करने में। दैट्स वाई आप जब डिबेट भी सुनते हो कि इतने सारे फिनटेक्स आ गए हैं बट स्टिल बैंक्स और एनबीएफसीज के जो बिजनेस है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, या फिर इन फ्यूचर भी क्यों इनके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इतनी फिनटेक कंपनीज आने के बाद भी। उसका सबसे मेन रीज़न यही है कि फिनटेक के पास टेक्नोलॉजी ज़रूर है बट उस टेक्नोलॉजी को राइट वे में यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस चाहिए वो बैंक्स एंड एनबीएफसीज के पास में है। दे नो कि जब एनपीए के साइकिल आते हैं तो अपने बैलेंस शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कस्टमर का बिहेवियर कैसे रहेगा, उसका क्रेडिट एनालिसिस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस टर्म्स में अगर हम देखें तो उत्कर्ष का थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है कंपेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। नाउ अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें, सो बिकॉज ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ऑब्वियसली जो मेन इनका प्रोडक्ट है वो माइक्रो फाइनेंसिंग का है। 60% से भी ज़्यादा जो लोन बुक है इनका वो माइक्रो फाइनेंस में है। बट उत्कर्ष के पास 34% सिक्योर्ड लोन बुक है। 34% लोन जो है इनके वो सिक्योर्ड लोन है बिकॉज ये हाउसिंग लोन में भी है, हाउसिंग में ये अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देते हैं। देन उसके अलावा कमर्शियल व्हीकल में लोन देते हैं, कमर्शियल इक्विपमेंट में लोन देते हैं, एमएसएमईज को लोन देते हैं, छोटे और मिड साइज़ के जो कॉरपोरेट्स होते हैं उन्हें भी ये सिक्योर्ड लोन देते हैं। तो सिक्योर्ड लोन इनका 34% है। ये समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आरबीआई का भी कुछ टाइम पहले ही जो रेगुलेशन आया था अनसिक्योर्ड लोन के अगेंस्ट में, जहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि बैंक्स और एनबीएफसीज को जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन है उसके अगेंस्ट में अपना कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि उनकी कॉस्ट और कैपिटल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उस पर्सपेक्टिव से अगर हम उत्कर्ष का एनालिसिस करें तो इन पे इतना ज़्यादा ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 34% तो सिक्योर लोन है। बाकी का जो 66% अनसिक्योर्ड है उसमें भी 60% तो इनका माइक्रो फाइनेंस ही है, उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। जो कंज्यूमर लोन है वो काफ़ी कम है, कंज्यूमर अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी कम है उत्कर्ष का। दैट इज़ द रीज़न इनके ऊपर ओवरऑल इम्पैक्ट इस रेगुलेशन का काफ़ी ज़्यादा कम पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम उत्कर्ष का प्रेजेंस देखें तो इनका जो अराउंड 392 ब्रांचेस जो हैं इनके वो यूपी एंड बिहार में है। टोटल ब्रांचेस इनके 871 है, बट उसमें से 392 ब्रांचेस जो हैं वो यूपी एंड बिहार के स्टेट में है। यानी कि 50% ऑलमोस्ट इनका जो प्रेजेंस है वो इन दो स्टेट में है। दिस इज़ द रीज़न कि इनका अगर आप टोटल लोन बुक में से 73% लोन बुक देखोगे तो वो सिर्फ इन्हीं दोनों स्टेट्स में, यूपी और बिहार में इनके 73% लोन है। ऑब्वियसली हम जो एक पैरामीटर देखते हैं कि एक लेंडर का लोन बुक डाइवर्सिफाई होना चाहिए बिकॉज उसमें रिस्क जो है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो जाती है। उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है सिर्फ दो ही स्टेट के ऊपर। बट रिस्क पर्सपेक्टिव से ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है। जो हमने ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में डिस्कस किया था उतना बड़ा रिस्क नहीं है ये कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से। बिकॉज सी ईसेफ स्मॉल फाइनेंस के बैंक के केस में हमने देखा था कि उनके 62% लोन जो है वो दो स्टेट में है, वो है केरला एंड तमिलनाडु। वीजा वीज उत्कर्ष के केस में हम देख रहे हैं कि इनके जो 73% लोन है वो यूपी एंड बिहार के स्टेट में है। बट ईसेफ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नंबर वाइज आपको कम कम लग सकता है कंपेयर टू उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बट हमें ऐसे देखना होगा कि अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कितनी ज़्यादा है या क्रेडिट की प्रेजेंस कितनी ज़्यादा है। इंडिया में आप मोस्टली बैंक्स और एनबीएफसीज का अगर आप प्रेजेंट देखोगे तो साउथ के स्टेट में काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा एनबीएफसीज है जिन्होंने अपनी प्रेजेंस रखी हुई है केरला के स्टेट में या तमिलनाडु के स्टेट में या ओवरऑल सदर्न रीजन की अगर हम बात करें। वीजा वीज अगर आप यूपी एंड बिहार की बात करें तो बहुत कम बैंक्स हैं, बहुत कम एनबीएफसीज है जिनकी प्रेजेंस यूपी बिहार के स्टेट में है, क्योंकि ये हमें डेटा से पता चल जाता है।
अगर आप बिहार का शेयर देखोगे इंडिया के टोटल लोन मार्केट में तो वो हार्डली 1% है। विज़ा विज़ यूपी का हम अगर टोटल लोन शेयर देखें इंडिया के टोटल लोन मार्केट में तो सिर्फ 4% है। तो एंड ये दोनों स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 31-32 करोड़ के आसपास की टोटल पॉपुलेशन है इन दोनों स्टेट की। यानी कि इंडिया की ऑलमोस्ट 23% पॉपुलेशन जो है वो इन दो स्टेट्स में है। सो वहाँ पे पेनेट्रेशन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बट लोन का जो पेनेट्रेशन है वो काफ़ी कम है, सिर्फ 5% पेनेट्रेशन है इन दोनों स्टेट में, जहाँ पे 23% पॉपुलेशन आती है इंडिया की। सो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो उत्कर्ष के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास में, बिकॉज सदर्न स्टेट्स में या सदर्न रीजन में ऑलरेडी बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसीज की प्रेजेंस वहाँ पे है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि ईसैफ के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है, बट यस अगर उसको हम कंपेयर करें उत्कर्ष के साथ में तो वो उत्कर्ष के पास में ज़्यादा है। बिकॉज ईसैफ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी प्रेजेंस को साउदर्न स्टेट से नॉर्थ में, सेंट्रल रीजन में या वेस्टर्न रीजन में इंक्रीज़ करे। वीज़ उत्कर्ष अगर अपना एक्सपेंशन थोड़ा स्लो भी करता है तो भी उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सकती है। 25-30% वो ग्रोथ रेट बहुत ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वहाँ पे ही पेनेट्रेशन बहुत कम है, वहाँ पे ही अपॉर्चुनिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मार्केट है उनके पास कवर करने को। सो उस लिहाज से अगर हम देखें तो उत्कर्ष के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है। हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली थोड़ा रिस्क पर्सपेक्टिव से इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए एंड वो ये बैंक कर भी रहा है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने महाराष्ट्र में, झारखंड में एंड देन दिल्ली एनसीआर में भी इन्होंने अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड किया है। सो वो एक बैंक का हमें एक डायरेक्शन भी दिखता है कि ये अपने ब्रांचेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने लोन बुक को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में ये बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ अगर हम इनका रिसेंटली नंबर देखें कि Q2 में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, सो उत्कर्ष की जो लोन बुक है वो 26% पे ग्रो हुई है ऑन अ वाई बेसिस। देन इनका डिपॉजिट बुक 19% पे ग्रो हुआ है। मार्जिन बैंक के स्टेबल है, 9.2% के आसपास मार्जिन है। लास्ट क्वार्टर में भी यही सेम मार्जिन थे इनके। और नेट प्रॉफिट जो है इनका वो 30% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट अच्छा है। लोन बुक की ग्रोथ 26% है जो कि अच्छी है, बट मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था इस साल का वो उन्होंने दिया था 30% प्लस। सो बेसिकली जो उत्कर्ष की मैनेजमेंट है वो 30% से ज़्यादा का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं FY24 में, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वार्टर का इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था उसमें इन्होंने 31% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी लोन बुक में, यानी कि जो आपने गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म किया है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है लोन बुक की वो 30% से कम होकर के 26% पे आ गई है। तो ये नंबर हमें ट्रैक करना होगा कि आने वाले 2 क्वार्टर में लोन बुक की ग्रोथ कैसी रखती है, बिकॉज गाइडेंस इनकी 30% प्लस की है फॉर FY24। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जब आपको मैनेजमेंट एनालाइज करना है किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का, कि मैनेजमेंट ने गाइड क्या किया है एंड वो एक्चुअल नंबर क्या डिलीवर कर रहे हैं। बिकॉज यही एक तरीका है, आई मीन ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वे है जहां आप मैनेजमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी आप 10 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो बेसिकली आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि उस बिजनेस ने 10 साल में क्या किया हुआ है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी स्टॉक तभी चलता है कि उसकी फ्यूचर की परफॉर्मेंस कैसी होती है। सो फ्यूचर परफॉर्मेंस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि अभी बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है एंड देन उससे आपको एक आइडिया लगे कि बेसिकली आउटलुक इसका कैसा है। सो दैट्स वाई ये मैनेजमेंट गाइडेंस को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, सो एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे उत्कर्ष की परफॉर्मेंस अच्छी है। एनपीए इनके और इम्प्रूव हुए हैं। लास्ट क्वार्टर में इनके जीएनपीए नंबर 3.1% थे एंड नेट एनपीए का नंबर 0.3% के आसपास था। इस क्वार्टर की बात करें तो इनका जो जीएनपी है वो कम होकर के 2.8% हो गया है और नेट एनपीए जो है वो 0.2% हो गया। सो एसेट क्वालिटी का जो इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड है वो कंटिन्यू है उत्कर्ष के लिए। एसेट क्वालिटी इनकी इम्प्रूव हो रही है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है बैंक की वो काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन इस क्वार्टर में भी जो इनकी टोटल क्रेडिट कॉस्ट है वो 2% से भी ज़्यादा है। लास्ट क्वार्टर में भी देखा था, वो भी उसमें भी इनकी क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2% से ज़्यादा है। सो इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि उत्कर्ष क्या कर रहा है, क्योंकि अभी अच्छा टाइम चल रहा है, एनपीए के नंबर हर एक बैंक के लिए अच्छे आ रहे हैं, उत्कर्ष के लिए भी अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ के नंबर भी अच्छे हैं, प्रॉफिट के नंबर्स भी अच्छे हैं। सो उत्कर्ष बेसिकली अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन जो है वो कंटीजेंट प्रोविज़न में ऐड कर रहा है, फ्लोटिंग प्रोविज़न में ऐड कर रहा है।
बेसिकली प्रोविजनिंग तो बैंक में या एनबीएफसी में तब की जाती है जब आपके एनपीए ख़राब होते हैं या एसेट क्वालिटी ख़राब होती है, आपके एनपीए के नंबर बढ़ते हैं, तो आरबीआई का रूल कहता है कि आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हटा के प्रोविजनिंग करनी है उस लोन के अगेंस्ट में। बट क्योंकि अभी अच्छा टाइम चल रहा है, बैंक की प्रॉफिट नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सो फ्यूचर अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए कि कल को जब एकदम से एनपीए का साइकिल आए तो इनके बैलेंस शीट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और बैलेंस शीट इनका स्ट्रांग रहे उस टाइम पे भी, तो ये एक फ्लोटिंग प्रोविजन ऐड कर रहे हैं, जिससे अगर कल को एनपीए के नंबर्स आते भी हैं तो उसमें से वो प्रोविजनिंग हो जाएगी, सो डायरेक्टली इनके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो उत्कर्ष कर रहा है। बट यस, ये जो 2% से ज़्यादा का क्रेडिट कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज 2% से ज़्यादा का क्रेडिट कॉस्ट अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक या अगर कोई बैंक रिपोर्ट कर रहा है तो वहाँ पे फिर मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो एक एनबीएफसी को बाय करने में ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बिकॉज एनबीएफसी में आपको ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी मिलती है, मार्जिन एनबीएफसी के हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं और प्रॉफिट के नंबर्स तो ऑब्वियसली उनके कंपेयर टू बैंक बहुत अच्छे होते ही हैं, आरओए के नंबर भी उनके अच्छे होते हैं कंपेयर टू एनी बैंक। सो वहाँ पे अगर मुझे 2% से ज़्यादा का क्रेडिट कॉस्ट देना है तो बजाय बैंक के मैं एक एनबीएफसी बाय करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा अच्छी मिलेगी, मेरा रिटर्न वहाँ पे ज़्यादा बनेगा एज अ शेयर होल्डर। सो उत्कर्ष को इम्पॉर्टेंट है कि अपना जो क्रेडिट कॉस्ट है इसको वो इम्प्रूव करे आगे चल के। लास्टली अगर हम ओवर मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें, सो वैसे तो FY24 के लिए इन्होंने 30% प्लस का ग्रोथ गाइडेंस दिया है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बैंक की गाइडेंस है कि 25 से 30% की ग्रोथ जो है वो ये टारगेट कर रहे हैं। अभी का अगर हम देखें तो मैनेजमेंट उसको डिलीवर भी कर रहा है, बैंक ऑलरेडी 25% 30% के बीच में अपने लोन बुक को ग्रो कर रहा है। सो वी नीड टू सी कि इसको ये कैसे मेंटेन करते हैं गोइंग अहेड। बट एक नेगेटिव चीज़ है उत्कर्ष में एक और, वो है इनका डिपॉजिट बुक। उत्कर्ष का अगर आप डिपॉजिट बुक देखते हो तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ के आसपास, एंड जो इनका लोन बुक है वो है अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास। सो इनका जो डिपॉजिट बुक है वो लोन बुक से भी छोटा है। ये नेगेटिव क्यों है? बिकॉज सी, एज अ बैंक अगर आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है, अगर आप चाह रहे हो कि 25-30% पे आपका बिजनेस ग्रो करे, सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डिपॉजिट बुक को लोन बुक की ग्रोथ से ज़्यादा रेट पे ग्रो करो, बिकॉज डिपॉजिट आपकी कम है, लोन बुक आप चाह रहे हो कि ज़्यादा रेट पे ग्रो करो, तो इंक्रीमेंटली आपको आप फंड कहाँ से करोगे? अपने लोन बुक को फंड करने के लिए आपको डिपॉजिट बुक को ग्रो करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा जो कि हायर कॉस्ट से होगा। हायर कॉस्ट पे होगा तो आपके मार्जिन पे इफेक्ट पड़ेगा एंड उसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट नंबर्स पे पड़ेगा। सो उत्कर्ष के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो इनका डिपॉजिट बुक है उसको ये कंसिस्टेंटली हेल्दी रेट पे ग्रो करे आने वाले टाइम में, अदरवाइज इनके मार्जिन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में, या फिर जो ये ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं 25-30% का उसको ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सो ये ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखें तो अच्छा है, बिजनेस मॉडल तो अच्छा है ही, बिकॉज इनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एक तो ये जो ऑलरेडी जहाँ पे प्रेजेंट हैं अभी वहाँ पे पेनेट्रेशन बहुत ही कम है, सिर्फ 5% का क्रेडिट पेनेट्रेशन है दोनों यूपी और बिहार के स्टेट में। सो वहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी बहुत है, साथ में ये नए स्टेट्स में अपने अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, लोन बुक को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो दोनों ही तरीके से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत अच्छी है उत्कर्ष के पास में, एंड ग्रोथ नंबर्स भी ये बैंक डिलीवर कर रहा है। द ओनली थिंग इज़ कि इनका क्रेडिट कॉस्ट जो 2% से भी ज़्यादा है उसको इन्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो बहुत कम होना चाहिए। दूसरा जो डिपॉजिट बुक है उसमें ग्रोथ आनी चाहिए, वो ग्रोथ मेंटेन होनी चाहिए आने वाले क्वार्टर्स में, अदरवाइज इनके मार्जिन्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अदर देन दैट बाकी का इनका ग्रोथ अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है और बिजनेस मॉडल भी बहुत ही अच्छा है उत्कर्ष का। सो लेट्स सी कि फर्दर क्या डेवलपमेंट रहती है इस बैंक की। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था उत्कर्ष के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस बैंक। थैंक यू वेरी मच।